आपको होगा जो पृथ्वी की परतें हैं। तो इसमें हम देखेंगे मुख्यतः जो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो मुख्यतः पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। क्रस्ट जिसको भूपर्पटी कहते हैं, मेंटल और कोर, 3 है। लेकिन अगर उसको हम और बारीकी से विश्लेषणात्मक तरीके से देखें और जो विभिन्न एविडेंस वर्तमान में आ रहे हैं, क्योंकि अब हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, तो वर्तमान में जो भी एविडेंस आ रहे हैं तो उस एविडेंस से हम इसको 5 भागों में बांटते हैं। इसकी 5 परतों को देख सकते हैं स्पष्ट। एक तो भूपर्पटी क्रस्ट जो काफी पतला होता है। दूसरा मेंटल को भी हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, यानी अपर मेंटल और लोअर मेंटल। उसी तरह से कोर जो होता है, कोर को भी हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, आउटर कोर, इनर कोर, अर्थात बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड हिंदी में कहते हैं। तो इस तरह हम पृथ्वी को 5 परतों में बांट सकते हैं इसको। तो अगर इसको और हम देखें तो हालांकि जैसे कि हमने बताया कि ये सब जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सोर्स हमारे पास है उसी के एनालिसिस के आधार पे हम लोग, यानी डायरेक्टली कोई वहां पृथ्वी का जाके नहीं देखा कि कोर इस तरह से है और आउटर कोर, इनर कोर, ये कोई देखा नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमारा अध्ययन है उस अध्ययन के आधार पे वैज्ञानिकों ने इसको 5 भागों में इस प्रकार बांटा है। ये देखिए, ये 5 भागों में बांटा है, जिसमें हमने कहा था आपको क्रस्ट। तो ये क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है। इसकी जो ये होता है 0 से 70 किलोमीटर के बीच में। उसी तरह से अगर हम देखें तो फिर ये 0 से 400 किलोमीटर के रेंज में आपको अपर मेंटल आता है। और अपर मेंटल के ठीक नीचे क्या होता है, ये लोअर मेंटल होता है। लोअर मेंटल 2900 किलोमीटर तक आता है, अर्थात ये 0 है, ये 70, ये 400 और ये 2900 किलोमीटर यहां तक आता है आपको। फिर उसके आगे जाएंगे तो जो हमारा आउटर कोर होता है, ये आउटर कोर है 5155 किलोमीटर यहां तक, ये आउटर कोर। और आउटर कोर के नीचे क्या है, इनर कोर। ये इनर कोर जो है 6371 किलोमीटर जो पृथ्वी की त्रिज्या है वहां तक जाती है। और ये इनर कोर एकदम देखिए आप सॉलिड बॉल की तरह आपको नजर आएगा, गोला की तरह नजर आएगा। ये देखिए पूरा गोला की तरह नजर आएगा। तो ये पृथ्वी की 5 परतें हैं। अब हम इनमें से एक एक परतों का विश्लेषण करेंगे कि इसकी मोटाई कितनी है, इसकी संरचना क्या है। तो चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। भूपर्पटी की बात करते हैं तो भूपर्पटी जैसा कि हमने बताया इसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट जो है पृथ्वी पर, इसकी अगर मोटाई की बात करें तो बहुत पतली परत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल का हिस्सा है, यानी जो पृथ्वी का लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, उसका हिस्सा है, अर्थात उसका ऊपरी हिस्सा है ये आपको भूपर्पटी। महासागरों में अगर हम देखें इसकी तो महासागरों में ये परत पतली होती है, 3 से 6 मील या 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है ये। उसी तरह अगर हम देखें महाद्वीपों में तो महाद्वीपों में ये परत मोटी होती है और 12 से 50 मील तक हो सकती है, अर्थात अगर इसको हम किलोमीटर में देखें तो 20 से 70 किलोमीटर तक ये होती है, विशेषकर पहाड़ों के नीचे। यदि अगर ये 70 किलोमीटर देखें तो अगर हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच में देखें तो ये आपको 70 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। इसी प्रकार हम देखें तो इसकी संरचना में देखेंगे तो जो महासागरीय क्रस्ट है और जो महाद्वीपीय क्रस्ट है दोनों की संरचना अलग अलग होती है। आगे हम लोग देखें तो महासागरीय क्रस्ट जो है, आप जानते हैं महासागर के तल में नीचे में पाई जाती है। ये जो है महासागरीय परत ये बेसाल्ट चट्टानों से बनती है और महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो आपको ग्रेनाइट नामक चट्टानों से बनती है। तो बेसिक डिफरेंस है कि वो बेसाल्ट से बनती है, ये ग्रेनाइट से बनती है। तो बेसाल्ट से बनने का
कारण ये होता है कि जब हम जानते हैं कि ये समुद्र में जो जाती है तो ओपन, जैसे कि हमने बताया अभिसरण क्षेत्र जो होता है वो समुद्र के किनारे ज़्यादातर होता है, जैसे कि सबसे बड़ा है मिड अटलांटिक रीज, उसमें देखेंगे कि दोनों तरफ से प्लेटें हट रही हैं और वहाँ डायरेक्ट तुरंत ठंडा हो जाता है। लेकिन ग्रेनाइट जो होता है वो महाद्वीप के अंदर धीरे धीरे वो लावा ठंडा होता है, इस वजह से ग्रेनाइट नामक चट्टान का निर्माण होता है और बेसाल्ट नामक चट्टान का निर्माण होता है। अगर घनत्व की बात करें तो बेसाल्ट का घनत्व ज़्यादा होगा, ग्रेनाइट का घनत्व कम होगा। उसी तरह अगर हम देखें तो भूपर्पटी के संरचना में 75% जो है भूपर्पटी में वो आपको सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, यानी सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो जो हमारा पृथ्वी का ऊपरी परत है ये सिलिकॉन की बहुलता वाला है, सिलिका जिसको हम लोग कह सकते हैं, और ऑक्सीजन यानी सिलिकॉन और ऑक्सीजन इसमें प्रचुर मात्रा में आपको मिलेंगे। अब ये क्रस्ट के बाद हम लोग देखते हैं कि क्रस्ट के बाद जो आता है वो आपको मेंटल आता है। भूपर्पटी की हम लोगों ने बात की, ठीक है, चले भूपर्पटी की बात की। अब हम देखेंगे कि भूपर्पटी का पार्ट और ऊपरी मेंटल मिलके लिथोस्फीयर बनाता है, जिसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। तो ये स्थल मंडल अक्सर आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लिथोस्फीयर क्या है। उसमें ये दे देगा कि ये लिथोस्फीयर पृथ्वी के भूपर्पटी का पार्ट है, पृथ्वी के मेंटल का पार्ट है, या पृथ्वी के स्टेनोस्फीयर के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ये सब जानना, ये कंसेप्ट होना कि लिथोस्फीयर कहते किसको और लिथोस्फीयर में कौन कौन से परतें शामिल है पृथ्वी की। तो लिथोस्फीयर में 2 परतें शामिल होती हैं, एक तो जो है आपका क्रस्ट और दूसरा होता है मेंटल। ये दोनों मिलके लिथोस्फीयर अर्थात स्थल मंडल, स्थल मंडल का निर्माण करता है। यानी स्थल मंडल आपको लिथोस्फीयर कराता है। ये होता क्या है, ठोस होता है। और जैसे ही वो लिथोस्फीयर, स्थल मंडल जो होता है ऊपरी मेंटल के और नीचे का भाग जो होता है जिसको स्टेनोस्फीयर कहते हैं, वो ट्रांजिशन जोन होता है। आप ये देखिए फिगर में आप देख रहे हैं, तो जो क्रस्ट है ये क्रस्ट है आपको, और क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री को मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो ये मोहो डिसकंटिन्यूटी से ऊपर जो आपका ये पार्ट है ये पृथ्वी का भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट है। तो अब हम देखेंगे तो ये क्रस्ट के बारे में जो हम लोगों ने जिक्र कर किया था, तो ये जो है महासागरीय क्रस्ट है, ये ओशेनिक क्रस्ट, ये आपको 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है। और ये देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है आपको 20 से 70 किलोमीटर ये मोटा होता है। तो यहां भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। और खास करके जो जैसे 70 किलोमीटर है तो ये आपको जैसे पर्वतीय कोई क्षेत्र है तो वहां आपको ज्यादा होगा। तो ये जो ऊपर का परत है ये लिथोस्फीयर कहलाता है। लिथोस्फीयर के ठीक नीचे ऊपरी मेंटल में ही लिथोस्फीयर के ठीक नीचे जो एक मंडल है उसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है, स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। इसके बारे में हम ये फिगर पे बता दिए हैं, आगे हम लोग और इसके बारे में जिक्र करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। चलिए, तो ये ऊपरी मेंटल, जैसा कि हमने बताया कि ऊपरी मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो स्थल मंडल का निर्माण करता है। और ये जो है ऊपरी मेंटल, और उसके ऊपरी मेंटल में ही जो नीचे जो हमने बताया ऊपरी मेंटल का निचला भाग जो स्टेनोस्फीयर कहलाता है, वो दुर्बलता मंडल जो करवाता है स्थल जो है, वही आपको प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है जो हमारी। तो आगे देखिए, तो इसकी मोटाई जो होती है किसकी, ऊपरी मेंटल की, ये 350 किलोमीटर या इसको हम 217 मील मोटी होती है इसकी मोटाई, जिसमें 2 अलग अलग प्रकार की चट्टानें होती हैं और इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि हमने बताया जो ऊपर वाला ठोस है उसको हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर, और जो नीचे वाला भाग है वो स्टेनोस्फीयर।
तो नीचे वाला भाग एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल और लिथोस्फीयर। आगे हम लोग चले। तो अब उसके बाद निचली मेंटल की बात करते हैं, लोअर मेंटल। लोअर मेंटल का जो होगा आंतरिक भाग, वो ठीक जो अपर मेंटल है उसके जस्ट नीचे लोअर मेंटल होता है। और ये निचली मेंटल ऊपरी मेंटल की तुलना में थोड़ा सा ठोस होता है। जैसा कि हमने बताया कि जैसे ही ऊपरी मेंटल का निचला भाग एस्थेनोस्फीयर वो काफी प्लास्टिक है, यानी वो तरलता उसमें ज्यादा है। लेकिन उसके नीचे अगर हम लोग देखें, जो निचली मेंटल है जिसको लोअर मेंटल हम लोग कहते हैं, वो थोड़ा सा ठोस है। लेकिन ठोस होने के बाद भी ये मोटे द्रव के रूप में है और ये मोटे तरल के रूप में बहुत धीरे धीरे चलता है। अब यहीं पे आप देखेंगे जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, आप जब हमारी क्लास में यहाँ आएंगे और उसमें विस्तृत रूप से और इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, तो जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक के दौरान देखेंगे कि किस तरह कन्वेक्शनल फोर्सेस आते हैं। जब हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किस तरह से विकास हुआ और किस तरह से संवहन जो धाराएं हैं वो किस तरह से चलती है, तो वो आपको क्लियर ये पता चलेगा कि ये मोटे तरल पदार्थ है और ये बहुत धीरे धीरे चलता है। तो ये निचली मेंटल है। अगर हम मोटाई की बात करें, निचली मेंटल की मोटाई की अगर बात करें, तो इसका जो आकार है पृथ्वी का, हमारे पृथ्वी का जो आकार है उसका 50%, या समझिए कि पृथ्वी का आधा भाग ये निचली मेंटल से ही बना है, 50%। और अगर द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 70% द्रव्यमान जो है आपको ये निचली मेंटल से ही बना है। अर्थात अगर हम इसकी मोटाई देखें तो निचली मेंटल जो है लगभग 1550 मील या आप 2500 किलोमीटर लंबा है, यानी 2500 किलोमीटर मोटा होता है ये। लेकिन इसका जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी होता है, यानी 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 2204 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर काफ़ी होता है। ये पृथ्वी के 70% द्रव्यमान का हिस्सा है। उसी तरह से अगर हम देखें तो पृथ्वी के टोटल जो आकार है उसका 50% आपको ये निचली मेंटल ही होता है। आगे देखें अब, ये निचली मेंटल के बाद हम लोग बाहरी कोर, आउटर कोर जिसको बोलते हैं, आउटर कोर। आउटर कोर, आउटर कोर इंग्लिश में बोलते हैं, बाहरी कोर हिंदी या बाहरी क्रोड बोलते हैं, बाह्य क्रोड। तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो लोअर मेंटल होता है उसके जस्ट ठीक नीचे होता है ये आउटर कोर। और ये कोर पिघला हुआ है या ये पिघला हुआ धातु से बना होता है। बाहरी कोर पिघला हुआ है या पिघला हुआ धातु से बना हुआ है। ये पूरी तरह से अगर हम पृथ्वी की पूरी संरचना देखें तो जैसे कि हमने बताया था एस्थेनोस्फीयर है, तो वो क्या है, प्लास्टिक टाइप का है, यानी कि वो तरल है लेकिन उस तरह से पूरी लिक्विड की तरह से नहीं है। उसी तरह से जब हम देखेंगे और निचली मेंटल में आते हैं तो वो थोड़ा मोटा और तरल है। लेकिन जब हम आउटर कोर की बात करते हैं तो आउटर कोर पूरी तरह से लिक्विड है। समझिए एक लिक्विड है और ये लिक्विड किस चीज का बना हुआ है, पूरी तरह से ज्यादातर आयरन है और मैग्नीशियम है इसमें। तो ये और ये लगातार गतिशील है, लिक्विड जो है गतिशील है। तो यही जो है गतिशीलता के कारण क्या होता है, चुंबक का निर्माण, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। जिस तरह से हम लोग डायनेमो को देखते हैं ना कि डायनेमो जनरेटर में चलता है तो उसके चारों तरफ लोहा, ठीक उसी तरह से ये पृथ्वी के कोर में चलता है। और ये कोर में चलने के पश्चात क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। और यही चुंबकीय क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जो कॉस्मिक वेव या जो भी हानिकारक विकिरण सूर्य से और विभिन्न ग्रहों से आते हैं, उसको विभिन्न ताराओं से आते हैं या विभिन्न जो ब्रह्मांडीय पिंड से आते हैं, उसको ये रोकता है ये चुंबकीय क्षेत्र। और ये हमारे नेविगेशन में भी काम आता है। और ये जो पक्षी है, पक्षी को उड़ने में भी उसको दिशा प्रदान करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम देखें इसकी मोटाई की बात अगर हम करें तो 1367 मील और 2200 किलोमीटर लंबा मोटा है। तो ये मोटा कितना है, 2200 किलोमीटर। अगर हम निचली मेंटल की बात कर रहे थे तो वो कितना था,
1550 मील था और 2500 किलोमीटर था, और ये क्या है 1367 मील है और 2200 किलोमीटर है। तो इसका मतलब है थोड़ा सा उससे ये कम है। तो यह निचले मेंटल से थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा पतला है। लेकिन अगर हम देखें तो अपनी पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा, यानी हमारी पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा जो है वो निचली मेंटल और आउटर कोर से बना हुआ है। अगर आउटर कोर और निचली मेंटल को देखा तो मेन जो हमारा पृथ्वी है उसका अधिकतर हिस्सा यही दोनों से बनता है। तो चलिए आगे हम फिर देखते हैं आंतरिक कोर के बारे में। आंतरिक कोर जो है वो पृथ्वी का सबसे भीतरी हिस्सा है, यानी इससे नीचे कोई भी लेयर नहीं है पृथ्वी का, ये सबसे निचली परत है। इसको इनर कोर, और ये इनर कोर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप जान सकते हैं ये 6000 डिग्री जो हमारा सन है सूर्य के सरफेस के बराबर होता है, यानी सूर्य की सतह का तापमान, और ये लगभग बराबर होता है। यद्यपि आप देखें तो इसके गर्मी से अछूता है, लेकिन ये क्या होता है हमारी पृथ्वी को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ये यहाँ क्या होता है कि जैसे सबसे निचला कोर है ये पूरी तरह से गोला की तरह से होता है, इसमें ज्यादातर आपको आयरन और निकेल होता है, लेकिन कुछ मात्रा में इसके अंदर कुछ मात्रा में रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस भी होते हैं इसके अंदर। वही रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस जो है इसमें लगातार गर्मी पैदा करते रहते हैं, लगातार गर्मी पैदा करते रहते हैं। तो ये आपका आंतरिक कोर की बात हम लोग कर रहे हैं। आंतरिक कोर जो है इसकी अगर हम आकार की बात करें कि ये कितना मोटा होता है, तो ये इसकी आकार जो होता है वो 746 मील या 1200 किलोमीटर की एक ठोस गेंद है। अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको फिगर में 5 लेयर बताया था, तो उसमें जो सबसे निचली कोर था इनर कोर, वो आपको एकदम साफ गेंद की तरह नजर आ रहा था। तो यही आपका ये ठोस गेंद है। यानी आप पृथ्वी का जो भी हमने 5 लेयर की बात करी, तो वो चारों लेयर जो था वो डिफरेंट लेयर में था और सबके नीचे एक लेयर था। लेकिन इसके नीचे जो आंतरिक कोर है इसके नीचे कोई लेयर नहीं है, और ये एक ठोस गेंद की आकार का है। ये वास्तव में अगर हम देखें तो ये वास्तव में हमारे ग्रह का केंद्र है। तो अब हम अगला लेक्चर जो देंगे वो जिस तरह से हमने ये देखा कि पृथ्वी की किस तरह से संरचना बनी है, तो ठीक जिस तरह से हम नीचे गए इसी तरह पृथ्वी के ऊपर में भी विभिन्न प्रकार के लेयर हैं, उसमें भी विभिन्न प्रकार के गैसों और तत्वों का संगठन है। तो आगे पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन कि उसमें कौन कौन से गैसेस वगैरह मिले हुए हैं और उसका संरचना यानी उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। तो होप करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आगे हम लोग वायुमंडल का संगठन तथा संरचना के बारे में दूसरा जो लेक्चर होगा हमारा, उस पर हम लोग इसका जिक्र करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि हमने बताया कि आपको एनसीईआरटी बेसिक पढ़ना है और बाकी हमारा क्लास ज्वाइन करें जिसमें आपको टीचर अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देगा और किस तरह से करंट से रिलेट किया जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं।